Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज डॉक्टर मोहम्मद उमैर. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम समराइज करेंगे कि कौन कौन से प्राइमरी इश्यूज हैं जो एड्रेस किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिकल और कीनेसियन जो अप्रोचेस हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज एंड ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट्स यूज टू ट्राई टू अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इकोनॉमी को डिस्कस करती है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच है ये एग्रीगेट लेवल के ऊपर इकोनॉमी को डिस्कस करती है. तो हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इफेक्ट आता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं. इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है कि इकोनॉमी की लॉन्ग रन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे डिटरमाइन होती है. उसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस आती हैं वो किन रीजंस की वजह से होता है. इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी किन रीजंस की वजह से होती है. प्राइसेस का इंक्रीज होना या अफरात ज़र, इसकी कॉजेस क्या क्या हैं. बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो सकती है. और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो किस तरह से हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिस्ट का, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो इकोनॉमी का साइज है वो बेसिकली बता रहा होता है कि इकोनॉमीज रिच हैं या पुअर. रिच इकोनॉमीज की इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए टाइम के साथ साथ उनकी इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हो रहा है. उन इकोनॉमीज का आउटपुट ज़्यादा होता है, उन इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली ज़्यादा होती है. जबकि पुअर इकोनॉमीज के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिलेटिवली स्लो हो सकती है और बहुत सारी कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और नेगेटिव भी हो सकती है. ये हमारे पास एग्जांपल है यूएस इकोनॉमी की. 1860 से लेके 2010 तक का डाटा है. इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड आइडेंटिफाई किए गए हैं वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन और रिसेशन के, इन टाइम पीरियड के अंदर जो यूएस इकोनॉमी का आउटपुट है वो डिक्लाइन हुआ है. तो जिन ईयर्स के अंदर इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइन हो रहा हो उसे हम रिसेशन कह रहे होते हैं. उसके अलावा बाकी टाइम पीरियड के अंदर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हो तो उसे हम एक्सपेंशन कह रहे होते हैं. इंक्रीज आउटपुट में हम डिस्कस करते हैं कि जो टोटल आउटपुट है दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. आउटपुट को इंक्रीज करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास इनपुट के तौर के ऊपर लेबर है जो कि हमें पॉपुलेशन से मिल रहा होता है. इकोनॉमी के अंदर अगर लेबर इंक्रीज हो तो आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, लेबर अगर डिक्रीज हो तो आउटपुट डिक्रीज हो सकता है. इसको हम डिस्कस करते हैं एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी से, जिसमें हम टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं टोटल लेबर से, जिससे हमें पता चलता है कि पर यूनिट लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट. रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट या आउटपुट पर वर्कर के अंदर हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज और रेट्स ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो अप एंड डाउन आ रहा होता है उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल. These are the short-term contractions and expansions of economic activities. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऊपर जा रही हो तो उसे हम एक्सपेंशन कह रहे होते हैं या बूम इन द इकोनॉमी. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नीचे जा रही हो तो उसे हम रिसेशन कह रहे होते हैं. इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो टॉप पॉइंट होता है उसे हम पीक कह रहे होते हैं और अगर ये मिनिमम पॉइंट हम देखते हैं तो ये मिनिमम पॉइंट ट्रफ कहलाता है. Recession is the downward phase of a business cycle when national output is falling or growing slowly.
और इस रिसेशन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये मुश्किल सूरत हाल क्रिएट कर रहा होता है लोगों के लिए। जॉब्स लोगों को अवेलेबल नहीं हो सकती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। रिसेशंस के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी इंक्रीज हो सकती है। द नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग इट बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम टोटल अनएम्प्लॉयड पर्सनस को डिवाइड करते हैं टोटल लेबर फोर्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, जिससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन स्टे हाई इवन व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। जरूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी के अंदर जीरो हो जाए। हर वक्त इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट मौजूद रहता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेंट टाइम पीरियड के अंदर है, दैट इज 6 to 7%। नेक्स्ट इकोनॉमिक क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग ओवर टाइम, दिस कंडीशन इज इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो तो उसे हम इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। आमतौर पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है, डिफ्लेशन कभी कभी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द इन्फ्लेशन रेट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। ओवरऑल प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रही हो, प्राइस इंडेक्स या प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा हो, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जो दो कॉमन मेजर्स हैं, उसमें से एक है जीडीपी डिफ्लेटर, और दूसरा हमारे पास जो इंडेक्स मौजूद है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दो के अलावा जो दो और मेजर्स हम आमतौर के ऊपर यूज करते हैं, उसमें से एक है एसपीआई, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर, और होलसेल प्राइस इंडेक्स या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और पीपीआई। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर? व्हेन द इन्फ्लेशन रेट रीचेज एन एक्सट्रीमली हाई लेवल, द इकोनॉमी टेंड्स टू फंक्शन पुअरली। बहुत एडवर्स इफेक्ट आता है प्राइसेस के इंक्रीज होने का लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर। अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो लोग हैं, दे ट्राई टू स्पेंड देयर मनी एज सून एज दे रिसीव इट। वो सेव नहीं करना चाहते, बल्कि जैसे उनको पैसे मिले वो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उन्होंने पैसे अपने पास रखे तो उसकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी। एन इकोनॉमी विच हैज एक्सटेंसिव ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स विद अदर नेशनल इकोनॉमीज इज एन ओपन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड कर रही होती है उसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, जबकि ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड नहीं करती उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बोरोइंग रिलेशनशिप्स कैन ट्रांसमिट बिजनेस साइकिल्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं। आमतौर के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज हम दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं अब्रॉड, उसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और जो चीज़ें हम बाहर से परचेज करके कंज्यूम करते हैं उसे हम इम्पोर्ट्स कहते हैं। तो पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स हैं, दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड कंज्यूम्ड अब्रॉड। और पाकिस्तानी जो इम्पोर्ट्स हैं, दे आर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड बट दे आर कंज्यूम्ड इन पाकिस्तान। क्लोज इकोनॉमी के केस के अंदर आपकी जो कंजम्पशन है वो आपकी प्रोडक्शन के बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ओपन इकोनॉमी के केस के अंदर आपकी कंजम्पशन प्रोडक्शन से ज़्यादा हो सकती है। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होंगी, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो उसे हम ट्रेड इम्बैलेंसेस कहते हैं। ट्रेड इम्बैलेंसेस के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा भी हो सकती हैं और उससे कम भी हो सकती हैं। तो ट्रेड इम्बैलेंस के अंदर अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो इंपोर्ट से, तो इस कंडीशन को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं, और अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों एक्सपोर्ट से तो उसे हम ट्रेड
डेफिसिट कह रहे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। द ट्रेड बैलेंस इज अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट, द अमाउंट ऑफ अ पाकिस्तानी रुपी दैट कैन बी परचेज्ड विद अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी और वाइस वर्सा। $1 कितने पाकिस्तानी रुपए में आएगा या एक पाकिस्तानी रुपए के अंदर कितने डॉलर आएंगे, एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ जो रेट है इसे हम एक्सचेंज रेट कह रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, किसी भी इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि इसके नेचुरल इनपुट्स और लेबर इनपुट। दूसरे डिपेंड कर सकता है कैपिटल स्टॉक के ऊपर कि कितना कैपिटल इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। साथ साथ ही डिपेंड कर सकता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टाइम के साथ साथ कितनी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है। और ये डिपेंड कर सकता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जो कि सिटीजन्स बना रहे होते हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो गवर्नमेंट है कि वो किस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं। जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन सकती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। जनरली हम इसको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिसाइड होता है कि फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे और कहाँ से टैक्सेस और रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। दूसरी जो हमारे पास पॉलिसी मेकिंग है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है जो कंट्रोल करती है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को। बजट डेफिसिट की कंडीशन आमतौर के ऊपर फिस्कल पॉलिसी के अंदर हो सकती है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाएं और रेवेन्यू कम हो तो इसे हम बजट डेफिसिट कह रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन से, तो इस कंडीशन को हम बजट डेफिसिट करते हैं। वाइस वर्सा, अगर गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो जो अमाउंट इसके पास बच रहा होता है पॉजिटिव, ये बेसिकली बजट सरप्लस को शो करता है। लास्ट जो इसके अंदर बैलेंसिंग कंडीशन हो सकती है कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अगर बराबर हो तो इसे हम बैलेंस बजट कह रहे होते हैं।